एवरीवन। तो आज हम लोग फिर एक आरआरबी एनटीपीसी या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। जो जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता हो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वो है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आप लोग ऐसा ज़िंदगी जियो कि वो मिसाल बन जाए और अपने मम्मी पापा का जो सपना है उसको पूरा करो। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार, बी में है मौलिक कर्तव्य, सी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी में है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आइए, इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हम लोग का पंचायती राज के बारे में बताया गया है, ये हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है हम लोग के किसके पंचायत के बारे में। ठीक है, जो हम लोग का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हम लोग का आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। और जो हम लोग का मौलिक कर्तव्य है, ये हम लोग का 51A जो गैर मौलिक कर्तव्य हैं वो है 51A आर्टिकल। ठीक है, और हम लोग जान लेते हैं इसमें कि हम लोग का जो पंचायती राज जो संवैधानिक जो हम लोग का पंचायती राज है, इसको 73वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था। जो हुआ था कब? 1993 में हुआ था। ठीक है, इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा है। जो हम लोग का 2000 रुपये का नोट है उसके पीछे क्या छपा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में प्रगति, दूसरा में है मंगलयान, तीसरा में है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मंगलयान। जो हम लोग का 2000 का नोट है उसके पीछे मंगलयान छपा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग याद कर लेते हैं कि हम लोग का जो 10 रुपये का नोट है, हम लोग का 10 रुपये का नोट है, ये इसमें छपा है क्या? कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है वो 10 रुपये के पीछे छपा हुआ है। ठीक है, जो हम लोग का 20 रुपये है, 20 रुपये के पीछे छपा हुआ है एलोरा अजंता की गुफा। एलोरा अजंता की गुफा। ठीक है, जो हम लोग का कहाँ पे है? ये हम लोग का है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है 50 रुपया। 50 रुपये में हम लोग का है क्या? हम्पी का फोटो कहाँ पे है? 50 रुपये में। ये हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 50 के बाद आता है हम लोग का 100 रुपया। 100 रुपया में हम लोग का है रानी की वाव। रानी की वाव ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है रानी की वाव। इसके बाद आते हैं हम लोग 200 रुपये। 200 रुपये के पीछे है सांची स्तूप। जो कहाँ पे है? सांची स्तूप, ये आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, सांची स्तूप। ठीक है, 200 रुपये में के पीछे है सांची स्तूप। और अगला आते हैं हम लोग 500 रुपया। 500 रुपये के पीछे हम लोग का है क्या? लाल किला। दिल्ली का क्या है? लाल किला। लाल किला किसमें है? 500 रुपये के पीछे है। तो हम लोग का सारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल कस्कुटा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। जो अमरबेल होता है ये किसका एक उदाहरण है? वो स्वपोषी है, परजीवी है, मृतपोषी है या परपोषी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर हो गया परजीवी हो जाएगा इसका आंसर। परजीवी वो होता है जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमरबेल जो है ये दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर लटका हुआ रहता है। इसका अपना जड़ नहीं होता है और ये क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं अमरबेल, और ये दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है ये अमरबेल। ठीक है,
ये पीला पीला रंग का होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं तो ये पीला पीला रंग का होता है, ठीक है। तो ये होता है परजीवी, वो होता है जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परपोषी क्या होता है, ये दूसरों को अपना भोजन देते हैं, यानी अमरबेल परजीवी है। तो अमरबेल जो पेड़ के ऊपर है वो पेड़ है परपोषी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि हो जाएगा क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस Cl2, ये क्लोरीन गैस होता है। इसका यूज़ जो पानी में जीवाणु रहता है जो हम लोग का बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, उसको मारने के लिए क्लोरोफिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता के अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। जो हम लोग का समानता का अधिकार है ये कि कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक क्या है, हमारा समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि हमारा समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं। तो एक आता है 14, एक आता है 15, ठीक है, एक आता है 16, एक आता है 17, एक आता है 18। तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसमें हम लोग का आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया है कि हम लोग कानून के समक्ष क्या है, सब कोई समान है। कानून के समक्ष हम लोग सब समान हैं, ठीक है। और 15 में बताया गया है कि हम लोग धर्म जाति लिंग के आधार पर क्या है, समान है। हम लोग धर्म जाति लिंग के आधार पर समान है। ये कहाँ किसमें बताया गया है, 15 में। 14 में बताया गया है कि कानून के समक्ष समान है। 16 में बताया गया है कि हम लोग कोई भी सरकारी काम यानी रोजगार के लिए हम लोग सब समान है, सबको समान अधिकार है कोई भी सरकारी काम करने के लिए, ठीक है। 16 में बताया गया। 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अंत, मतलब आप लोग छुआछूत किसी से कोई अगर आपसे छुआछूत करेगा तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि कोई आपसे छुआछूत नहीं कर सकता है, ठीक है। आप केस उस कर सकते हैं। और 18 में है उपाधियों का अंत। जैसे पहले उपाधि लेते थे राजा लोग, महाराजा धीराज वगैरह, तो अब वो उपाधि नहीं ले सकते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पॉट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन में है अनिर्बा चटर्जी, बी में है पंकज अडवाणी, सी में है दूती चंद और डी में है विनेश फोगाट। तो इसका आंसर होगा क्या, विनेश फोगाट, ठीक है। जो लॉरियस वर्ल्ड स्पॉट अवार्ड है इसका स्टार्टिंग जो हुआ था, ये जो अवार्ड है इसका स्टार्टिंग जो हुआ था, इसका स्टार्टिंग हुआ था 1999 में। 1999 में इस अवार्ड का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। और जो ये अभी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इसमें विनेश फोगाट को 50 केजी कैटेगरी में इसको क्या मिला है, सिल्वर मेडल मिला है। सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अमीन का कार्यात्मक समूह है। अमीन जानते हैं, अमीन का कार्यात्मक समूह क्या है। तो इसमें होगा नाइट्रोजन। अमीन क्या होता है, NH3। तो इसमें कार्यात्मक समूह हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट आते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। जो शरीर में हम लोग ऑक्सीजन युक्त जो वायु सांस लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा। तो उसको अंतःश्वसन कहा जाता है, निःश्वसन कहा जाता है, पलवन कहा जाता है या अन्वेषण कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अंतःश्वसन। जब हम ऑक्सीजन युक्त श्वास लेते हैं तो उसको अंतःश्वसन कहा जाता है, ठीक है। जो हम लोग का ग्लूकोज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है उससे ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग को क्या प्रदान करता है, और हम लोग को पदार्थ प्रदान करता है ऊर्जा प्रदान करता है हम लोग को, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत में सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है ये खोला गया था ये खोला गया था बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में खोला गया था, ठीक है। बड़ोदरा जो कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है।
बड़ौदा गुजरात में सबसे पहले रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो एकमात्र भारत का रेलवे विश्वविद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण आधारित है, ठीक है। ऑप्शन ए में आता है मैनोमीटर, ऑप्शन बी में आता है ऑक्सीनोमीटर, ऑप्शन सी में आता है ओडोमीटर और ऑप्शन डी में आता है लेक्टोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का यूज किसमें किया जाता है? दूध की शुद्धता को नापने के लिए। दूध की शुद्धता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर। इससे हम लोग याद रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बी से क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। बायोएस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हो जाएगा इसका आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किए गए थे, मतलब 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसमें किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा। 1916 में हम लोग का लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी और आगा खान, ऑप्शन बी में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन डी में है बाल गंगाधर तिलक खाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसमें हस्ताक्षर किया गया था लखनऊ समझौता में, ठीक है। ताकि जो हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है ये थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म पूछा है। तो एल यानी लोकल, ए मतलब एरिया और एन मतलब नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है अस्ताना प्रस्ताव, ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1909 और 4 में है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। इसी के साथ आप ये भी याद रख लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1909 को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1909 को। और 1919 को किया जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था? जो भारत की 9वीं अनुसूची है संविधान की, वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन में है कि तीसरा संशोधन अधिनियम, चौथा संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम और छठा संशोधन अधिनियम। तो ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें बताया गया किसके बारे में? भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार के बारे में बताया गया कि इसमें 9वीं अनुसूची में। और इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन में, इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची में, ठीक है। हम लोग का 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में हम लोग का भाषा। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार अधिनियम और इसको पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय हवा है? यानी यूएसए में निम्न में से कौन सी स्थानीय हवा है? तो ऑप्शन ए में है चिनूक, ऑप्शन बी में है फॉन, ऑप्शन सी में है हरमट्टन और ऑप्शन डी में है मिस्ट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा चिनूक।
चिनूक। चिनूक क्या है? यूएसए की स्थानीय हवा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोन। फोन क्या है? फोन वो है जो यूरोप का आल्प्स पर्वत है, जो यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, जो यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, उसमें जो यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, उसमें जो गर्म हवा बहता है, उसमें जो क्या गर्म हवा बहता है, उसको क्या कहते हैं? फोन हवा कहते हैं। और ये हवा क्या होता है? लाभदायक होता है। ये हवा क्या होता है? लाभदायक होता है। तो फोन क्या होता है? यूरोप के आल्प्स पर्वत में जो गर्म हवा बहता है उसको फोन हवा कहते हैं, ठीक है। और ये लाभदायक होता है। और आते हैं यहाँ पे क्या है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल भी एक लाभदायक हवा है, ठीक है। और यह ठंडा और शुष्क होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि पवन द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? जो पवन द्वारा परागन होता है उसको क्या कहा जाता है? यानी जो एक पुंकेसर है जो पुरुष वाला है और ये स्त्री केसर है, ठीक है, स्त्री केसर है। तो यहाँ से जो पुंकेसर का जो यहाँ पे जो पुरुष का मान लीजिए शुक्राणु जैसा जो पुंकेसर होता है, इसका जो कण यहाँ के अंडाशय में आ जाता है तो यह हवा के माध्यम से उड़ के आ जाता है। यहाँ हवा के माध्यम से अगर उड़ के आ जाता है तो इसको कहा जाता है क्या? एनामोफिली। इसको कहा जाता है क्या? एनामोफिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनामोफिली। अगर यही हवा से नहीं, ये अगर हवा से नहीं आता, ये अगर आता किससे? पानी से। ये अगर आता किससे? पानी से। पानी से अगर आ जाता है ये पुंकेसर से स्थिर केसर तक, तो ये क्या होता है? हाइड्रोफिली। ये होता है क्या? हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। हाइड्रो यानी पानी। और अगर ये आता है कोई जीव द्वारा आ जाता है, जैसे कशेरुकी प्राणियों द्वारा आ जाता है, ये पुंकेसर से स्त्री केसर तक कोई कशेरुकी प्राणी जो द्वारा आ जाता है, यानी जैसे बंदर चिड़िया ये सब के द्वारा आ जाता है, बंदर चिड़िया के द्वारा आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ज़ूफिली। उसको कहा जाता है ज़ूफिली। और अगर यही कीट द्वारा आ जाता है, किसके द्वारा? कीट द्वारा आ जाता है, जैसे चिट्टी हो गया या फिर और दूसरा कीड़ा, तो उसको क्या जाता है? एंटोमोफिली। एंट मतलब क्या होता है? चिट्टी। तो इसको क्या कीट द्वारा आएगा तो क्या? एंटोमोफिली। याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एनामोफिली, ठीक है। नेक्स्ट है अमिनदीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो ये आप लोग पढ़े होंगे होने से। ये वहाँ पे 3 हिस्सा है लक्षद्वीप का, एक लक्षद्वीप, एक मिनिकॉय और अमिनदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीव, ये याद रख लीजिएगा, ये किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्थानांतरण कृषि को खाली जगह में मिल्पा के रूप में जाना जाता है। जो हम लोग का मिल्पा कहाँ कहा जाता है पता है? मिल्पा कहा जाता है आपके जो अमेरिका महाद्वीप है, जो अमेरिका महाद्वीप है उसके बीच, जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका दोनों के बीच में, इसको क्या है? मिल्पा कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि यानी एक जगह कृषि किया, उस ज़मीन को छोड़ दिया, फिर दूसरा जगह कृषि किया, उस ज़मीन को फिर छोड़ दिया, अगला साल फिर दूसरा ज़मीन में कृषि किया, तो उसको कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। तो मिल्पा कहाँ कहा जाता है स्थानांतरण कृषि को? ये कहा जाता है आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको क्यों होगा? क्योंकि मेक्सिको उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में आता है, तो वही क्षेत्र में इसको मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर यही स्थानांतरण कृषि को दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या कहा जाता है? लैंडिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लैंडिंग कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे हम लोग कह सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? लैंडिंग कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो अफ्रीका में जो स्थानांतरण कृषि है, जो अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि है, इसको कहा जाता है चितमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चितमेन कहा जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में किसको क्या कहा जाता है? चितमेन कहा जाता है। और जो श्रीलंका है वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? वहाँ पे कहा जाता है इसको चेन। वहाँ पे कहा जाता है क्या? चेन। तो श्रीलंका में चेन कहा जाता है, अफ्रीका में क्या चितमेन कहा जाता है। और मिल्पा कहाँ कहा जाता है? ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कहा जाता है, ठीक है, यानी मध्य अमेरिका में। और दक्षिण पूर्वी एशिया में कहा जाता है इसको क्या? लैंडिंग कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट कहाँ से आता है, ये आप लोग का है ताइवान। ताइवान जो ताइवान है, कुरोशियो करंट कहाँ से कहाँ तक है, जो ताइवान है, जो ताइवान है हम लोग का दक्षिण चीन महासागर में जो ताइवान है, जो ताइवान है, ताइवान और ये बोरिंग जल संधि, ये बेरिंग जल संधि, ताइवान और बेरिंग जल संधि के बीच में जो सागर आता है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, कुरोशियो करंट कहते हैं, जिसको ताइवान और बेरिंग जल संधि के बीच में। ठीक है। अगला ऑप्शन है इसमें, अगला ऑप्शन है कि हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट किसको कहा जाता है, ये हम्बोल्ट करंट जो है ये ठंडा होता है। हम्बोल्ट करंट महासागर क्या है, ये ठंडा होता है और ये जो हम लोग का दक्षिण अमेरिका है उसके तट पर पाया जाता है। जैसे चिली, दक्षिण अमेरिका में क्या है, चिली देश है, उसी के आसपास ये हम्बोल्ट करंट रहता है, करंट महासागर बहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैनरी करंट। जो कैनरी करंट है ये आपके नामीबिया जानते हैं, नामीबिया के आसपास यानी जो अफ्रीका है, अफ्रीका ये कहाँ, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो नामीबिया है उसके आसपास बहता है महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और ये जो लेब्राडोर करंट है, ये कहाँ पे है, ये ग्रीनलैंड के आसपास, जो हम लोग का ग्रीनलैंड है, जो अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड है उसके आसपास बहता है लेब्राडोर करंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को खाली जगह कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, जो रूम को हीट करता है, उसमें जो तार लगा हुआ रहता है, उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। तो उसको कहा जाता है क्या, फिलामेंट, फॉयल, एलिमेंट और स्प्रिंग। तो उसको कहा जाता है क्या, एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है ये बना होता है किसका, ये बना होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम के तार का, जिसमें नाइक्रोम का तार का बना होता है, जिसमें क्या होता है, निकेल का परसेंट होता है, निकेल का परसेंट होता है। इसमें 80% तक निकल होता है, 80%, और 20% होता है क्या, क्रोमियम। 20% क्या होता है, क्रोमियम, और 80% निकेल होता है। इसको दोनों मिल के बनता है क्या, नाइक्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर जाना जाता है। मतलब जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट और जीएसटी। तो इसका आंसर तो आप ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि सीमा शुल्क हो जाएगा। ठीक है। जो आयात और निर्यात के लिए जो यानी वस्तु को भारत में आने और जाने के लिए जो कर लगाया जाता है उसको सीमा शुल्क कर कहा जाता है। ठीक है। आप लोग जीएसटी के बारे में भी जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है कि इकाई क्षेत्रफल बल किसे कहा जाता है। अगर इकाई क्षेत्रफल बल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर यानी दाब। कोई क्षेत्र है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर का नेडल है, वाटर है मतलब यहाँ पे कोई ग्लास है, ग्लास में यहाँ पे पूरा वाटर भरा हुआ है इतना तक, ठीक है, और इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये जो बल लगाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो जो ठीक है, प्रेशर इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और इसमें फोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास में यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, हम ऊपर से यहाँ पे कुछ में दाब रहे हैं यानी प्रेशर लगा रहे हैं, इधर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक फोर्स कार्य करता है, कहाँ, ऊपर की तरफ की, तो यही ये फोर्स हो जाएगा, यहाँ ऊपर में जो फोर्स होगा ये वही फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट भी बोला जाता है, THRUST। यही फोर्स को क्या कहा जाता है, थ्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मानव निर्मित फाइबर को लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है। तो लकड़ी का गुद्दा जो है उससे कौन सा फाइबर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन में है नायलॉन, ऑप्शन बी में है
रेयन, ऑप्शन सी में है रेशम और ऑप्शन डी में है पॉलिएस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेयन। रेयन जो हम लोग का फाइबर होता है, रेशा होता है, ये प्राप्त किया जाता है किससे, लकड़ी का गुद्दा से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार और जो ये रेयन होता है, ये क्या है, ये पुनर्जीवित फाइबर होता है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल होता है और पुनर्जीवित, तो इसीलिए इसको पुनर्जीवित फाइबर भी कहा जाता है। और भी पुनर्जीवित फाइबर हैं, जैसे एसीटेट, इसको भी पुनर्जीवित फाइबर कहा जाता है। एसीटेट को भी पुनर्जीवित फाइबर कहा जाता है और रेयन को भी पुनर्जीवित फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने का मान समान होता है वह क्या है। तो इस ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है -25 डिग्री, ऑप्शन सी में है -37 डिग्री और ऑप्शन डी में है -40 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -40 डिग्री। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान सेम होता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, अगर फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस प्लस 32, अगर आपको कुछ सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा तो आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा तो उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है कि कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 प्रकाशित करता है। तो जर्मन वॉच, ये जर्मन में है, और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है कि बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किससे बना होता है। जो बिजली का उपकरण है उसमें जो यूज होता है फ्यूज तार, वो किससे बना होता है। तो वो हम लोग का ऑप्शन ए में है शुद्ध जस्ता, ऑप्शन बी में है शुद्ध शीशा, और ऑप्शन डी में है शीशा और टीन का मिश्र धातु, और ऑप्शन डी में है शीशा और जस्ता का मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा शीशा और टीन का मिश्र धातु, ठीक है। ये जो होता है हम लोग का फ्यूज तार, इसका जो गलनांक होता है वो कम होता है, गलनांक कम होता है, और जो इसका जो प्रतिरोधकता होता है वो ज़्यादा होता है। प्रतिरोधक यानी आर का मान इसका ज़्यादा होता है, यानी इसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है और गलनांक कम होता है। अगर बिजली का परिपथ में अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्यूज का तार कट जाता है, जिसके कारण हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को क्षति नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल काई चटनी जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेत यानी जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो सिमलीपाल काई चटनी है ये एक प्रकार की आदिवासी चटनी है जिसका यूज किया जाता है खाने में। तो जो ये काई चटनी है ये बहुत सारे रोगों को नाश करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो सिमलीपाल काई चटनी है ये कहाँ से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा और मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। जो सिमलीपाल काई चटनी है, ओडिशा के जो आदिवासी हैं वो इस चटनी का खाने में खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। तो इसी को 2024 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है, ओडिशा में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है। तो देखिए, अगर अम्ल है इसको आप याद रखिए क्या से, अनिल से याद रखिएगा, ठीक है। जो अम्ल होता है ए यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनिल, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट हो जाएगा जो क्षारक हो जाएगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, बस। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है, कौन, क्षारक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। नेक्स्ट है कि लगातार दूसरे वर्ष 13वें पीएससी उत्कृष्टता पुरस्कार में सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। इसका ऑप्शन ए में है विजय कुमार मोहंती, ऑप्शन बी में है भूपिंदर सिंह भल्ला, ऑप्शन सी में है प्रदीप कुमार दास और ऑप्शन डी में है आर के सिंह।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दास। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 में टिक मार लीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, प्रदीप कुमार दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि चल रही 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में है अभिनव पांडे, ऑप्शन बी में है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी में है अभिनव चौधरी और ऑप्शन डी में है जीतू राय। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अभिनव चौधरी जी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? ऑप्शन ए में स्टार्च का विलयन, ऑप्शन बी में है पानी में छाछ, ऑप्शन सी में है नाले का पानी और ऑप्शन डी में है पानी में शर्करा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में शर्करा। अगर हम लोग पानी में चीनी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी पूरी तरह घुल जाना, और विसमांगी मिश्रण यानी जो विलेय और विलायक दोनों अलग अलग हो सकता है आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है? जब हम एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी में गति के संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी में संवेग में संरक्षण का सिद्धांत और ऑप्शन डी में है ऊर्जा में संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग में संरक्षण का सिद्धांत। संवेग यानी जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इजिकल टू मास इंटू वॉल्यूम होता है, नहीं मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी P इजिकल टू mv। ये भी आप याद रख लीजिएगा, आपका न्यूमेरिकल्स में काम देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? अधिशोषण यानी कोई ठोस है, इसमें अगर पानी का बूंद आके चिपक जाए तो इसको क्या बोलते हैं, अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है पानी के वाष्प के संपर्क में सिलिका जल। जो सिलिका जल है, जो पानी का वाष्प जाके सिलिका जल में चिपक जाता है वो, या फिर धुंधली खिड़कियाँ, कोई खिड़की है, मान लीजिए खिड़की है, वहाँ पे पानी आके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुआँसा चिपक जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है तो उससे खिड़की धुंधली हो जाती है वो, या फिर पेंटिंग जो हम लोग को मान लीजिए कोई दरवाज़ा है उसमें जो पेंटिंग किया जाता है वो। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो है वो अधिशोषण का उदाहरण है, यानी वहाँ पे चिपक जाना है। अगला है कि देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में क्रिकेट, बी में हॉकी, सी में फुटबॉल और डी में रग्बी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में और क्या क्या ट्रॉफी है? क्रिकेट में और क्या है, दिलीप ट्रॉफी। जो दिलीप ट्रॉफी है वो भी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। ठीक है, और कौन सा ट्रॉफी है? सी के नायडू ट्रॉफी। सी के नायडू ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से रिलेटेड है। और क्या है? बीजडन ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। ठीक है, और क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। और IPL भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, एसएज कप भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एसएज कप। ठीक है, एसएज कप। नेक्स्ट आता है आपका क्या, हॉकी खेल तो जान पे करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है। और इसका आप कमेंट कीजिएगा कि हॉकी खेल का क्या क्या ट्रॉफी है, ये आपके ऊपर है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रग्बी। हॉकी और फुटबॉल आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रग्बी खेल का कौन सा ट्रॉफी है? ये रग्बी खेल का ट्रॉफी है वेब ट्रॉफी। जो ये रग्बी खेल है ये फुटबॉल जैसा होता है, और इसको प्लेयर पैर से नहीं, इसको हाथ में पकड़ के दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसके वेब एलिस जो ट्रॉफी है, वेब एलिस ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है? रग्बी से। ठीक है, और रिलेटेड है क्या, डर्बी जो है, जो डर्बी ट्रॉफी है वो भी रिलेटेड किससे है? रग्बी से। ठीक है, और क्विल्टर, और क्या है? क्विल्टर। जो क्विल्टर ट्रॉफी है, जो है ट्रॉफी है, ये भी रिलेटेड है किससे? रग्बी से। ठीक है, और गार्डन हंटर, ये भी याद रख लीजिए कि क्या, बेवर एलिस
डर्बी क्विल्टर और गार्डन हंटर। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और 2 आप कमेंट में लिखिएगा कि हॉकी के क्या क्या ट्रॉफियाँ हैं और फुटबॉल के क्या क्या ट्रॉफी हैं। फुटबॉल की 1-2 बता देते हैं, इसके आशुतोष ट्रॉफी है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी है, और भी आप इसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को पूर्ववत करने के लिए किस यानी अंडू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसको आप जानते होंगे। देखिए, वाई का यूज किस में किया जाता है, रीडू। रीडू में किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस वाई। जो रीडू का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई। और जेड, कंट्रोल प्लस जेड क्या है, अंडू का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया और खान मंत्रालय में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के लिए एक रोड शो आयोजित किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, ये करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है श्री BL कांथाराव और श्री राव साहेब पाटिल दानवे, और सी में है डॉक्टर वीना कुमारी डरमल, और ऑप्शन 4 में है प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रहलाद जोशी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो सेशन होता है ये ख़त्म हो गया। अगर आपको क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमारा करेज बढ़ता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।